Hello, dear friends, parents, and teachers. Namaste to all of you. So, काफ़ी दिनों बाद में मेरा ये नया वीडियो आया है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस टू बी लेट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम जैसा कि पहले के वीडियोज़ में लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, उसमें बात कर चुके हैं कि भाई लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है और किसी के भी अंदर कोई भी बच्चा या बड़ा कैसे धीरे धीरे लैंग्वेज को सीख सकता है। और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लिसनिंग पावर को बढ़ाया जा सकता है, लिसनिंग पावर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में कितना। तो इन सब के बाद में हम तीसरे स्किल पे चलते हैं लैंग्वेज के, वो है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल मैं आपको एक बार फिर से मेमोराइज करवाना चाहता हूँ कि हमने 4 स्किल्स बताए थे लैंग्वेज के: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग यानी लिसनिंग यानी सुनना और सुन करके समझना, और रीडिंग यानी पढ़ना और पढ़ करके समझना। यानी ये दोनों जो स्किल्स हैं, लिसनिंग और रीडिंग, दोनों स्किल्स रिसेप्टिव स्किल्स हैं। यानी इन स्किल्स से हम कुछ ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ को समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। तो ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स हो गए, लिसनिंग एंड रीडिंग। इसके बाद में एक्सप्रेसिव जो स्किल्स हैं उसमें स्पीकिंग और राइटिंग आता है। तो किसी बात को इसके अलावा भी, जैसे मान लो साइन लैंग्वेज है, इशारों के द्वारा समझाना किसी को, ये भी एक्सप्रेसिव स्किल्स में ही आएगा एक तरीके से। तो साइन लैंग्वेज है, और इसके अलावा एक्सप्रेशंस हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज है, तो ये भी एक्सप्रेसिव स्किल्स में ही आएगी। तो एक्सप्रेसिव स्किल्स में मेन तो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स मानी जाती है कि समझ के साथ में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना बोल करके, तो वो स्पीकिंग स्किल्स हैं। और स्पीकिंग के साथ में ही जुड़े हुए हैं एक्सप्रेशंस, हाव भाव, और साइन लैंग्वेज, थोड़ा सा इशारों के साथ में भी बात करना, बॉडी लैंग्वेज, अपने शरीर को थोड़ा मूवमेंट करके करना। तो ये सब स्पीकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि साइन लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, उसमें स्पीकिंग का ज़रा भी रोल नहीं होता है, लेकिन स्पीकिंग के साथ पैरेलली भी साइन लैंग्वेज चल सकती है। तो ये एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं। और एक राइटिंग स्किल भी एक्सप्रेसिव है। हम लिख करके, चित्र बना करके, ड्रॉ करके, है ना, किसी अपनी जो थिंकिंग है, अपने विचार हैं, वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं। तो हम अभी स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं इस पार्ट 3 में। तो स्पीकिंग स्किल्स भी एक्सप्रेसिव स्किल्स ही होगी, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि स्पीकिंग का हमारे डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ नहीं, कि इसकी स्पीकिंग का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स इन आवर लाइफ। तो क्या डिफरेंस है जिनके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती है? क्या मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणियों के पास में स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती है या होती है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इर्द गिर्द स्पीकिंग स्किल्स के लिए रिगार्डिंग घूमते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूँगा कि एनिमल्स जो बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता भाई, क्या पता क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलते तो हैं भाई। आवाज़ निकालते हैं तरह तरह की, गाय भी निकालती है, बकरी निकालती है ना, कुत्ता निकालता है, चूहा निकालता है, चूहा भी निकालता होगा, चू चू, और चींटियाँ वगैरह, पता नहीं ये किस प्रकार से कम्युनिकेट करती है, इनकी भी आवाज़ आती होगी। मच्छरों की आती है आवाज़,
चिड़िया की आती है, तो पक्षियों की भी आती है, जानवरों की भी आती है, कीड़ों की आती है आवाज़, कीड़े मकोड़ों की भी। तो हो सकता है कि किन्हीं मनुष्य के अलावा किन्हीं अन्य प्राणियों में, कुछ प्राणियों में, कुछ स्पेसिफिक क्रिएचर्स में स्पीकिंग स्किल्स का अभाव रहता हो, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करते हों। तो लेकिन रहता तो है, थोड़ा बहुत अन्य प्राणियों में भी स्पीकिंग स्किल्स रहता है। अब ये इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई चीनी भाषा बोल रहा है, दो व्यक्ति चीनी भाषा में बात कर रहे हैं मंडारिन में, और मान लो 2 व्यक्ति स्पेनिश में कर रहे हैं, 2 व्यक्ति फ्रेंच में कर रहे हैं, 2 व्यक्ति जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो बात हमारे पल्ले पड़ेगी ही नहीं। वी विल नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। सो इसका मतलब तो हम फिर भी ये कह सकते हैं, जैसे जानवरों की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, वैसे ही मतलब जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, ये लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की भी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो स्पीक नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वो तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये है कि भाई कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज के प्रकार में वो लैंग्वेज मंडारिन है या जर्मन है, फ्रेंच है, तो किसी न किसी प्रकार की लैंग्वेज का नाम है। हम हिंदी बोल रहा हूँ, मैं अभी आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हिंदी का है। थोड़ा इंग्लिश भी बोलूँगा तो इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी आपके, तो इंग्लिश का भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है, फ्रेंच का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर फ्रेंच में बोलूँगा, आती नहीं है वैसे कहीं से, वैसे रट रटा के थोड़ी बहुत बोलूँगा तो फिर भी आपके समझ में नहीं आएगी फ्रेंच। तो वो लैंग्वेज का अलग मैटर है। तो हो सकता है कि जानवरों की भी जो भाषा है वो हमारे इस प्रकार से समझ में नहीं आ रही है, और पक्षियों की इंसेक्ट्स की, कीड़ों की, है ना। तो अन्य क्रिएचर्स की भी भाषा, लैंग्वेज अगर हो सकती है कि भाई उनकी भी कोई भाषा हो और वो आपस में समझते हो, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी लैंग्वेज नहीं हो, उनकी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो स्पीक तो वो भी करते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम कि भाई हम जो भी बात स्पीक करते हैं, अब ये अलग बात है कि भाई एनिमल्स और ये जो है अन्य लोग, इनकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है अपनी बात पता नहीं समझा पाने की, या दूसरी तरीके से भाई साइन लैंग्वेज में समझा देते हैं अपन। तो हम लोग तो फ्रेंच के व्यक्ति आ गया यहाँ पर फ्रांस से, तो उसको थोड़ा साइन लैंग्वेज में समझा देंगे, है ना। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में समझा देंगे, थोड़ा एक्सप्रेशन करके, थोड़ा इशारे से, मतलब वो जो भी है जैसा भी है, लिख कर, चित्र बना करके, पिक्चर ड्रॉ करके समझा देंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टेक्स्ट में ही जाता है मामला। लेकिन अब जानवर तो हमें किसी भी साइन लैंग्वेज से समझा नहीं पाते। हम जानवरों से बोलते हैं तो कई बार ये होता है कि हमारी भाषा जानवर समझ लेते हैं। तो ये एक मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कि भाई पता नहीं जानवर हमारी भाषा समझ सकते हैं या नहीं समझते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हमारे बीच में रहते हैं और हम बोलते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी कैप्चर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं सेंस को। तो वही है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। तो इस पर आप भी थोड़ा रिसर्च करिएगा कि जानवर हमारे बीच में रहते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं। जैसे छोटा बच्चे धीरे धीरे ग्रो होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे आसपास अपने परिवार के लोगों को सुनता है बात करते हुए, और परिवार के लोग उसे खिलाते हैं तो वो भी शब्दों का यूज़ करते हैं। तो वो भी उससे सेंस पकड़ करके धीरे धीरे वो उसको समझने लगता है बातों को, और समझ करके फिर धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है, इमिटेट करने का प्रयास करता है। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग करेगा, कैप्चर करेगा अपने एक्सपोजर्स को, है ना। जो भी लिसनिंग से एक्सपोजर मिलेंगे, देखने से, तो ये ऑब्जर्वेशन का भी मामला होता है। एक एक्सपोजर, किसी के पास ज़्यादा शब्द होते हैं, किसी के पास बहुत कम शब्द होते हैं। तो एक्सपोजर जितने ज़्यादा मिलेंगे हम लोगों को सुनने के,
समझने के, देखने के, जानने के, विचारने के जितने एक्सपोजर मिलेंगे उतने ही हमारी डिक्शनरी में, हमारी दिमाग की डिक्शनरी में, पर्टिकुलर दिमाग की डिक्शनरी में वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, शब्दों का भंडार बढ़ता चला जाएगा। और फिर शब्दों का भंडार हमारे पास होगा तो हम उनका यूज करते जाएंगे, अच्छे से हमारी बात को अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन का मामला होता है कि ऑब्जर्वेशन पावर हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है किसकी। तो ऑब्जर्वेशन पावर की बढ़ाने के भी तरीके होते हैं कि किस प्रकार से हम अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं। तो ऑब्जर्वेशन से रिलेट करते हुए मैं इस चीज़ को, टॉपिक को थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ कि वापस से आ जाएंगे हम वापस से ट्रैक पे कि ऑब्जर्वेशन जो करते हैं हम, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि चीज़ों को समझना। अब चाहे देख करके समझे, चाहे सूंघ करके समझे, चाहे चख कर समझे, चाहे सुन करके समझे, चाहे महसूस करके समझे, टच करके समझे, तो चीज़ों को समझना ही ऑब्जर्वेशन है। अब जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, एक्सपोजर जिसको ज़्यादा मिलेगा, वो उसका जो समझने का दायरा है, चीज़ों का समझने का दायरा, वो ईजी होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जैसे कि तो ऑब्जर्वेशन, हमारी जो बॉडी है उसमें ऑब्जर्वेशन के लिए कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति ने हमें 5 ऑर्गन्स दिए हैं। आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये 5 ऑर्गन्स हैं जिनके माध्यम से हम हमारे आसपास के और चारों तरफ की जितने भी नॉलेज हैं वो ग्रैब करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है आँखों का। तो आँखों से हम चारों तरफ देख करके देखते हैं कि लोगों की गतिविधियों को देखते हैं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन से क्रिएचर्स क्या कर रहे हैं। और इमेज हमारे देख करके हमारे माइंड में इमेज बनती है कि भाई ये गाय है, ये एक पेड़ है, पेड़ ऐसा होता है। पेड़ के किसी भी पेड़ के पत्ते हरे भी हो सकते हैं, किसी के थोड़े बहुत लाल भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, ये आँखों का ऑब्जर्वेशन है, देखने के द्वारा कि हम देख करके चीज़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। आँखों से ही हम किताब को पढ़ते भी हैं। तो वो तो बाहर की बात हो गई कि जब हम लैंग्वेज को जान गए तो उस लैंग्वेज को हम पढ़ करके, उस लैंग्वेज में जो भी कम्युनिकेट किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है लिख करके, उसको हम पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन में ही आएगा। तो दूसरा पार्ट है ईयर्स। तो ईयर्स का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, ऑब्जर्वेशन में, कि हम मतलब लिसनिंग पावर के बारे में तो मैं पिछले दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में काफ़ी बात कर चुका हूँ, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ लिसनिंग पावर की, कि लिसनिंग पावर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो लिसनिंग पावर से मतलब ये है कि किसी भी आवाज़ को सुनना और सुन करके समझना। जैसे मान लीजिए बकरी ने, बाहर कुछ जानवर हैं, बकरी की आवाज़ आई तो हम बोलेंगे कि बकरी है बाहर, मैं बकरी की आवाज़ आएगी तो हम समझ जाएंगे यार बकरी है। तो इसका मतलब बकरी भी कुछ अभिव्यक्त कर रही है, तो उसकी आवाज़ को हम ग्रैब कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो भी एक सुनना ही है। बिल्ली है, म्याऊं करेगी तो समझ जाएंगे, गाय की आवाज़ समझ जाएंगे, कुत्ते की आवाज़ समझ जाएंगे, वो भौंकेगा तो आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है। कभी कभी यार तो इतना भी होता है कि यार हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं तो हम समझ जाएंगे, अरे मामा जी आ गए, मामा आए हुए हैं बाहर, अब मामा जी की आवाज़ से आ रही है। फूफा जी आए हैं, या मामी जी आई है, या दीदी आई है, या भैया आए हैं, या दोस्त आया है, तो आवाज़ से हम पहचान लेते हैं। तो ये तो एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम जो वॉइस का टाइप है, किसी की आवाज़ बारीक, मोटी, ये अलग अलग तरह की होती है। तो वॉइस के टाइप से साउंड जैसा है ना, उस साउंड से हम पहचान रहे हैं उसको। तो साउंड हमारे गले में से निकलता है और बाहर आता है। बाहर आते आते अपन कुछ गले में से साउंड निकाल रहे हैं, लेकिन ये
आवाज़ में कैसे तब्दील हो रहा है, कैसे बदल रहा है आवाज़ में। तो इसके पीछे हमारे 4-5 ऑर्गन्स हैं, नाक है, मुंह है, दांत हैं, जीभ है, होंठ हैं, तालू है ना, मूर्धा है। तो ये इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। गला है, गले में भी थोड़ा सा मतलब आवाज़ को मॉडिफाई करने की क्षमता होती है हल्की सी। यूँ नहीं कि गला केवल साउंड ही क्रिएट कर रहा है, साउंड तो क्रिएट कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन आवाज़ को, उसको आवाज़ के रूप में तब्दील करने की भी एक कैपेसिटी रखता है गला, थ्रोट। तो लिसनिंग पावर में हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ईयर्स हैं वो सुनने का काम करते हैं, और सुन करके हम समझते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि सुन करके समझना, और समझ करके हम उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ही है। चाहे से अगर मान लीजिए बाहर कोई गिलास गिरा है, तो किचन में कोई गिलास गिरा तो फटाफट से हमें पता चल जाए, और यार किचन में आवाज़ आई है, कोई चूहा या बिल्ली हो सकती है किचन में। तो तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है। तो तुरंत हम जाते हैं, मान लो गैस पे दूध चढ़ा रखा है हमने, और इधर आ गए हम, थोड़ा सा ध्यान हट गया हमारा, और एकदम से दूध की आवाज़ आई उफनने की, तो हम तुरंत दौड़े हुए किचन में जाएंगे, गैस को बंद करेंगे। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है आवाज़ का। आवाज़ आई और प्रकट किया, वो करा, हमने उसके रेस्पॉन्स किया आवाज़ का। तो ये दूसरे तरीके का है। अब इसको थोड़ा सा मैं जोड़ रहा हूँ स्पीकिंग से। ये जो लिसनिंग है, आप देखते होंगे कई बार कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए जो व्यक्ति सुनता नहीं है, सुन नहीं सकता, वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सुन सकता, तो वो बोलना भी नहीं सीखता। अगर बचपन से ही अगर उसके कान में मतलब प्रॉब्लम है, व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति के सुनता नहीं है, मतलब कान में सुनने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो वो उस व्यक्ति को बोलने की भी कैपेसिटी नहीं आती। क्योंकि जो वर्ड्स, जो आवाज़, जो ध्वनि हम ग्रैब कर रहे हैं और उससे सेंस बना रहे हैं चीज़ों का, तो वो सेंस हमें मिल ही नहीं पाता, और हम उस प्रकार की ध्वनि निकाल ही नहीं पाते। तो फिर वो मतलब कोई सी भी लैंग्वेज को सीखने की क्षमता परेशानी होती है। मतलब कोई भी ओरल लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है फिर उन लोगों को, भाई साइन इशारों के थ्रू बात करना। तो ये लिसनिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि लिसनिंग पावर हमारी ज़बरदस्त है, तो हमारी स्पीकिंग पावर भी ज़बरदस्त होगी। क्योंकि लिसनिंग पावर से ही हम काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं लैंग्वेज के, उनको हम ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके माइंड में हम उसकी थिंकिंग चलेगी, और आइडियाज़ बनाएंगे, एनालाइज करेंगे उनको। तो ये स्पीकिंग के, इस लिसनिंग के द्वारा ही हमारे पास में वोकेबलरी का भंडार और सेंटेंस का भंडार, स्ट्रक्चर्स का भंडार, किसी भी लैंग्वेज को समझ पाना, सीख पाना, ये स्पीकिंग के द्वारा ज़्यादातर संभव होता है ओरल लैंग्वेज को। तो लिसनिंग के बाद में फिर हम आते हैं, तीसरा जो सेंस ऑर्गन है वो है नोच। नाक के द्वारा हम कोई भी चीज़, अगर मान लो घर पे आलू की सब्ज़ी बनी रही है, या पराठे बन रहे हैं, या फिर कोई दाल बन रही है, या कुछ पकौड़ी वगैरह बन रही है, तो हम फटाफट से स्मेल आती है, हमें पहचान लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि भाई आज तो कुछ पकौड़ी वकौड़ी बन रही है घर पे अपने। और मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं और बहुत बुरी स्मेल आ रही है हमें, तो पता लग जाता है कि कहीं कोई जानवर सड़ा हुआ मरा पड़ा है, या कोई बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है कचरा। तो और अच्छी जैसे मान लो कोई अच्छी खुशबू आई, तो हम सोचते हैं कि यार कहीं आसपास फूलों के पौधे हैं, तो हो सकता है कि फूलों के पौधे हों और वहाँ से सुगंध आ रही है फूलों की। तो इस पे नाक से भी हम थोड़ा काफ़ी हद तक आइडिया लगाते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन प्राप्त होता है, हमें समझते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता है, और तो उसको हम रिलेट करते हैं अपने माइंड में उनकी इमेज से।
तो तीसरे के बाद में अब चौथे आता है हम स्किन से। स्किन से हमें पता चलता है कि भाई कोई चीज़ खुरदरी है या मुलायम है या गर्म है या ठंडी है। किसी भी प्रकार की चीज़ों के बारे में हम छू करके अगर पता करते हैं तो वो मतलब स्किन का ऑब्जर्वेशन है, हमारे त्वचा का ऑब्जर्वेशन। और भाई आज तो गर्मी बहुत तेज़ हो गई, बहुत बढ़ गई, एकदम से ही गर्मी बढ़ गई, ओहो आज तो सुबह सुबह बहुत ठंड थी भाई। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन से, स्किन का ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगता है कि भाई ठंड है, गर्म है, या फिर खुरदरी चीज़ है कोई, या फिर कोई मुलायम चीज़ है ना। तो ये स्किन का ऑब्जर्वेशन है। तो ये त्वचा जो है वो एक चौथा नंबर का सेंस ऑर्गन है। लास्ट है 5 नंबर का टंग, हमारी जीभ। तो जीभ से हम टेस्ट करके पता लगाते हैं कि ये चीज़ कड़वी है, मीठी है, फीकी है, या फिर नमकीन है, या खट्टी है, कसैली है। जिस प्रकार की भी हो, हम उसका स्वाद चख करके पता लगाते हैं कि भाई ये चीज़ इस प्रकार की है। तो जो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, लिसनिंग नहीं होगी, वो बोल नहीं पाएगा, और बोल नहीं पाएगा तो फिर वो बता भी नहीं पाएगा यार भाई इसका स्वाद कड़वा है, इसका स्वाद मीठा होगा। तो मीठा और कड़वा ही नहीं जानेगा, वो टेस्ट तो जानेगा यार, फिर वो ये कहेगा करेला खिला देंगे उसको, मिर्ची खिला देंगे तो एक्सप्रेशन तो होंगे। जिसको लिसनिंग का एक्सपोजर नहीं है वो एक्सप्रेशन तो होंगे, बोलेगा नहीं, लेकिन भाई कड़वा है, बहुत चिरका है ना, तो वो, लेकिन मिर्ची खिला देंगे तो, और कड़वा होगा तो कड़वा, तो और मीठा होगा तो इस प्रकार से। तो ये है कि भाई हम किस प्रकार से सेंस ऑर्गन से हम ऑब्जर्व करके हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, वोकेबलरी प्राप्त करते हैं जिससे हम बोल सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कानों की होती है। अगर कान डिस्टर्ब हैं तो हम कुछ सुन भी नहीं पाते हैं। तो सुन नहीं पाएंगे तो हम फिर साउंड, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का साउंड हमारे दिमाग में, किसी भी प्रकार की ध्वनि हमारे दिमाग में नहीं होगी, और वो हम उस ध्वनि को निकाल ही नहीं पाएंगे, उटपटांग आड़ी टेढ़ी ध्वनियाँ निकालेंगे। तो लिसनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे से लिसनिंग सही है, और अगर मान लीजिए हमें आँख से नहीं दिखता है बचपन से ही, हमारी लिसनिंग सही है, तो तब भी फिर भी हम बोल पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा, ले इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये देख, थोड़ा बहुत सेंस तो लगा पाएंगे हम, है ना, थोड़ा बहुत सेंस तो लगा पाएंगे। लेकिन लिसनिंग का ही गड़बड़ है, मामला बिल्कुल ही बंद है, बचपन से, शुरू से एक्सपोजर ही नहीं मिला। बाद में अगर मान लीजिए किसी के कान में खराबी आ गई, सुनना बंद कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है भाई, उसके पास पहले से एक्सपोजर है, वो बोलेगा तो सही, सुनेगा नहीं तो। और ये भी होता है कि जिसके कान बंद हो जाते हैं वो थोड़ा तेज़ बोलने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई दूसरे, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा तो दूसरे को भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, उसको आवाज़ नहीं आती, तो वो जितनी आवाज़ में उसको आवाज़ आती है उतना तेज़ बोलने लग जाता है। तो ये तो था एक तरीके से भाई किसका किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो स्पीकिंग का जो स्किल है उसका जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है, वो किस प्रकार से होता है नेचुरल डेवलपमेंट, कि भाई बचपन में मदर टंग की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन, कि भाई मदर टंग जो है हमारे परिवार की, वो मदर टंग का हम कैसे सीखते हैं। हमारे परिवार की जो भाषा है वो बचपन से हम पढ़े रहते हैं, पहले तो सुनते रहते हैं, हाँ ना, कोई बोलता रहता है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता है शुरुआत में, और हाथ पैरों को फेंकने की कोशिश करते हैं, कुछ भूख लगती है तो रोने लग जाते हैं, आऊँ आऊँ आऊँ। तो वहाँ भी अभिव्यक्ति तो हो रही है, एक्सप्रेसिव अभिव्यक्ति तो हो रही है ना, कम्युनिकेशन तो हो रहा है वहाँ पर भी, वो बच्चा भी कर रहा है कम्युनिकेशन, लेकिन वो शब्द वो नहीं जानता कि जिनके माध्यम से वो अपनी बात को बता सके, कि मुझे भूख लग रही है, इसको वो नहीं जानता कि इसको भूख बोलते हैं। तो वो चिल्लाता है, रोता है, और फिर उसको कुछ भी दूध जो भी मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ मिल जाती है,
तो वो चुप हो जाता है। अगर उसको दर्द होता है तो भी रोता है, चिल्लाता है। तो कोई परेशानी होती है, पेट वेट में दर्द है, कुछ भी परेशानी है तो भी रोएगा। तो वो परेशानी हमें पता चले कि भाई डॉक्टर को दिखाएंगे तो थोड़ा ठीक करेंगे, तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो एक्सप्रेसिव स्किल तो बचपन से ही होती है, जन्मजात होती है। लेकिन वो स्पीकिंग में वो धीरे धीरे ही आती है। तो स्पीकिंग का एक पार्ट मान सकते हैं रोने को, हंसने को, मुस्कुराने को, थोड़ा एक्सप्रेसिव स्किल्स का एक शुरुआती पार्ट मान सकते हैं। धीरे धीरे पास परिवार के लोगों को, माँ को, पिताजी को आपस में बात करते हुए सुनता है, तो लोग उससे भी बात करते हैं, बच्चे से भी, तो वो धीरे धीरे सेंस लेने की कोशिश करता है। अच्छा, इसको गिलास बोला जा रहा है, मम 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 बोलते हैं उसके सामने जान करके, इतने सिंपल रूप से बोलते हैं कि मम मम पी ले बेटा, मम पी ले, मम पी ले। तो वो पकड़ पाए, जल्दी पकड़ के जल्दी बोल पाए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सिंपल रूप से किसी भी चीज़ को बोला जाए। तो वहाँ से धीरे धीरे वो शब्द लेता है और फिर बोलना शुरू करता है, मम्मा, बाबा, पापा, नाना। छोटे छोटे जो सिंपल वर्ड होते हैं वो पकड़ाते हैं हम उनको, परिवार के लोग ही पकड़ाते हैं। और कुछ वर्ड्स जो है वो ऑटोमेटिक भी पकड़ लेता है। हाँ, तो धीरे धीरे वो वर्ड्स पर आता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बनाता है। पानी पीना है, पानी पानी, मम मम मम। तो कुछ इस प्रकार से बोलने की कोशिश करता है बच्चा। उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो वो जितना उसके पास एक्सपोजर आया है लिसनिंग के थ्रू, तो उन शब्दों को समझ गया है वो, तो उसको उन शब्दों को बोलने की कोशिश करता है, बार बार अनुकरण करता है, रिपीटेशन करता है, इमिटेशन करता है, तो नकल करता है, उस तरह की कॉपी करता है, जैसे और बोल रहे हैं उस तरह की कोशिश करता है कॉपी करने की, नकल करने की। तो अनुकरण से और इमिटेशन से, तो कॉपी करके, तो ये इस प्रकार से सीखते हैं बच्चे शुरुआत में स्पीकिंग करना। तो अब वहीं पर ही हम अगर मान लो कोई बच्चा कुछ बोल रहा है और वहीं पे उसको धमका दिया जाए, कुछ धमका दिया जाए या फिर पिटाई कर दी जाए, अगर आऊ आऊ कर रहा है, कुछ कर रहा है, बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं ना, मतलब खेलते रहते हैं चीज़ों को पकड़ पकड़ के, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो उस दौरान भी मतलब वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन वही है कि हम उस भाषा को समझ नहीं पाते, वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को आर्टिकुलेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनके चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कोशिश करते हैं, बताते रहते हैं कि भाई मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया सबको। तो इसके बाद में फिर आते हैं हम थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो जहाँ जितने जैसे शब्द हमको हमारे आसपास बोले जाते हैं, मान लीजिए हमारे आसपास बड़े शिष्टाचार वाले शब्द बोले जाते हैं, आइए जी, बैठिए जी, तो बच्चा भी उसी प्रकार से सुन करके अनुकरण करता है। जैसे कि शुरुआत से हैबिट है बच्चे की अनुकरण करने की, तो वो उसी प्रकार से अनुकरण करता है, आइए जी, बैठिए जी, नमस्ते जी, क्या हाल चाल है जी। ये तो अब और किसी परिवार में मान लीजिए गालियाँ बहुत बोली जाती हैं, पल पल में कुछ लोग जो है परिवार के कुछ लोग अगर गालियाँ बोलते हैं तो बच्चे भी वो गाली वाले वर्ड उनके दिमाग में पड़ जाते हैं, और वो क्या, उनको तो पता नहीं होता भाई यार ये गालियाँ हैं शुरुआत में, और ये वो उसको कॉमन चीज़ समझ लेते हैं, तो वो भी बच्चे भी गालियाँ बोलने लग जाते हैं। तो हम समझते हैं ना, हम कई बार कुछ बच्चों को देखते हैं कि ये बच्चे गाली बकते हैं, और कई बार हमारे मन में वो सारी चीज़ें बिठा लेते हैं कि यार ये बच्चा ख़राब है, यार गाली बकता है, ये बच्चा ख़राब है, बहुत ख़राब है, इसके साथ मत रहना भाई। अपने बच्चे को मना करते हैं हम कि यार ये बच्चे ख़राब हैं, इनके साथ मत रहना, ये गाली बकते हैं, गाली बोलते हैं, ये इनके साथ मत रहना, नहीं तो तू भी गाली बकना सीख जाएगा। तो वो हम इसीलिए कहते हैं, लेकिन हमारा कहने का तरीका वहाँ अपने बच्चे से ये होना चाहिए कि बेटा देखो ये बच्चे गाली बक रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, इन्होंने ऐसा ही देखा होगा, इन्होंने ऐसा ही सुना होगा, तो इसलिए ये गाली का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना है बेटा, है ना,
आपको थोड़ा हल्का समझा सकते हो उनको, उनको बस उन चीज़ों को तो आप मत करना बेटा, ये अच्छी बात नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। देखो वो बोल रहे हैं तो अपन को अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। तो हम वो उनकी भी गलती नहीं है, वो उन्होंने जैसा देखा है अपने परिवार में, आसपास वातावरण में और आस पड़ोस में, वैसा ही वो सीख गए हैं। अभी उन्हें पता नहीं है कि ये चीज़ें अच्छी है या बुरी है, और उनको पता होगा, वो समझेंगे कि यार ये ख़राब चीज़ है, तो वो फिर वो बोलना छोड़ देंगे, है ना। तो आप ग्रहण मत करना उन चीज़ों को, है ना, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, उनमें जो अच्छी बातें हैं ना, कुछ बातें बहुत अच्छी भी होगी, है ना, तो उनको ग्रहण करना। तो बच्चे उसी प्रकार से उनका माइंड सेट हो जाएगा बच्चे का, और वो अच्छी बातों को ही ग्रहण करेगा। खैर हम थे कि भाई बच्चा वही सीखता है जो उसको एक्सपोजर मिलता है आसपास के वातावरण से, घर परिवार से जो भी एक्सपोजर मिलता है बच्चा वही सीखता जाता है। अब आ गई बात कि भाई हाँ, कि भाई कुछ बच्चे बोलते नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं हैं, हम ठीकरा फोड़ते हैं बच्चों के ऊपर। अरे यार ये तो बिल्कुल बकवास बच्चा है, ये तो बोलता ही नहीं है भाई। उसके सामने ही बोल देते हैं कि ये बात ही नहीं करता, ये बोलता ही नहीं है, तो वो बच्चा खुद थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, और एनकरेज करने की जगह हम उसको डिस्करेज करते हैं, बोलता ही नहीं है तो, और वो खुद भी मान बैठता है कि यार मैं बोलता ही नहीं हूँ, तो वो ज़िंदगी भर वैसा ही बना देता है। बच्चे की भाषा अगर मान लो वो थोड़ा कम बोल रहा है तो वो धीरे धीरे अधिक बोलने लग जाएगा। हो सकता है उसको कम एक्सपोजर मिला हुआ हो, तो वो थोड़ा उसके पास शब्द कम है तो वो कम बोल रहा है, तो वो धीरे धीरे कवर कर लेगा। लेकिन हमने उसको रोक दिया, उसको ये एहसास करा दिया कि भाई ये तो कम ही बोलता है, तो वो खुद वैसा ही एक्सपेक्ट कर लेगा कि मैं कम बोलता हूँ, वो ज़िंदगी भर ही कम बोलेगा, चाहे कितना ही उसके पास बाद में एक्सपोजर आ जाए, लेकिन वो उसके दिमाग में हमने इतना फिट कर दिया। तो ये गलती तो हमारे परिवार की, हमारे समाज की, सबकी है कि भाई हम बच्चे का नुकसान कर रहे हैं इस प्रकार की शब्द बोल करके। तो हमें भी बच्चों के सामने तोल मोल के कुछ अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिविटी रखना चाहिए हमें, संवेदनशीलता बच्चों के सामने। कि बच्चों के सामने ही हम बच्चों को बदमाश बोलेंगे तो बच्चे खुद सोचेंगे यार भाई हम तो बदमाश हैं, तो वो बदमाशी करेंगे, वो बदमाशी मान लेंगे खुद को, भाई ये तो हम ऐसे ही हैं, तो वैसे भी सब लोग हमको बदमाश कहते हैं तो हम बदमाश ही रहेंगे ना। तो उल्टा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, डांटते हैं हम बदमाश के करके, लताड़ते हैं बच्चों को, तो हम तो सोचते हैं कि यार भाई डांट करके, लताड़ करके उनको थोड़ा सुधारने की कोशिश, सुधरेंगे वो, लेकिन हमें रिज़ल्ट मिलता है कि भाई नहीं सुधर रहे बच्चे। कहाँ से सुधरेंगे भाई? हमने खुद ने उनके दिमाग में यही भर दिया कि भाई तुम ऐसे ही हो, तो वो उनको ऐसे ही रहना है, वो खुद सोच लेते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं। तो यहाँ संवेदनशीलता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है बच्चों के जीवन में। हम अगर बच्चों के साथ इस प्रकार का कह रहे हैं तो वो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ समझना होगा, बड़ों को, टीचर्स को, माता पिता को, आस पड़ोस वालों को, सबको, कि हम बच्चों से किस प्रकार से बात करें। आसपास वाले कुछ लोग होते हैं कि भाई दूसरे अपने बच्चों से तो बढ़िया बात करते हैं, पर आस पड़ोस के दूसरे बच्चों से बुरे तरीके से बात करते हैं। पता नहीं उनका मतलब उद्देश्य ही क्या होता है कि भाई अब हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे बने और दूसरों के बच्चों को थोड़ा भटकाते हैं हम। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम दूसरे के बच्चों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो दूसरों के बच्चे के साथ हमारा बच्चा भी जाएगा, और दूसरों के बच्चों का हिसाब किताब हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होगा, हमारे बच्चे के साथ भी। तो ये हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो बच्चे तो चाहे कोई भी हो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो तो मतलब एक
निर्मल होते हैं एक तरीके से। उनके अंदर तो जो वो गाली भी बक रहे हैं तो वो ये सोच के नहीं बक रहे कि भाई यार मेरे को किसी का बुरा करना है, बस उनके मुंह से निकल गई वो आदत बन गई उनकी। सुनते सुनते उनकी आदत बन गई कि यार कॉमन चीज़ है गाली बकना, तो बक दो। तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों की गाली को धीरे धीरे सुधारा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि भाई बच्चों को बताएं कि नहीं बेटा, ये जो आपने अभी बोला ना गाली, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम ही नहीं बोलते। देखो कुछ लोग बोलते हैं तो उनको पता नहीं है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो बस बोलते जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, दूसरों का मतलब दिल दुखाते हैं अपन। कभी हमारा कोई दिल दुखाए तो हमें कितना बुरा लगता है ना। इस प्रकार से दूसरों को भी बुरा लगता है, हम किसी के लिए गाली बोलेंगे या फिर कुछ गलत सलत बोलेंगे। तो हमें विनम्रता से अच्छे से बात करना चाहिए, सबसे सभ्यता से। चाहे कोई हमसे कोई गलत भी व्यवहार कर रहा है तब भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि वो हमसे गलत बोल रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्या करें, लहजा ही ऐसा ही है, तो उसने सीखा ही ऐसी चीज़ है, तो उसकी भी गलती नहीं है। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आगे बढ़ते हैं अपन लैंग्वेज का डेवलपमेंट मतलब देख रहे थे हम नेचुरली, किस प्रकार से नेचुरली लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो अब आगे बात आती है कि भाई कुछ लोग तो महारत हासिल कर लेते हैं, भाषण देते हैं, अच्छे खासे बहुत तगड़े भाषण देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 2-4 लोगों के सामने बोलने से ही कतराते हैं। तो ये फ़र्क कैसा, एक ही समाज में रहते हुए, एक ही कम्युनिटी में रहते हुए, एक ही गांव में रहते हुए 2 लोगों के बीच में काफ़ी फासला कभी देखने को मिलता है। एक ही परिवार के 2 लोग बच्चों में या 2 लोगों में इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो किस प्रकार की चीज़ें कैसे सामने हो रही है, तो वो यह है कि बच्चे को अगर बोलने के मौके नहीं दिए जाएंगे तो वो बोलना नहीं सीखेंगे। स्पीकिंग पावर अपॉर्चुनिटी से आती है, प्रैक्टिस से आती है। और हम उनसे कहेंगे कि तुम बोलो बेटा, ज़्यादा बोला करो, तो फिर नहीं बोलेंगे। हमको केवल वो जो बोल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस देना है उनको। वो उनके मन में ये होना चाहिए कि हाँ हमें सुना जा रहा है, हमें सुनते हैं सब। तो वो कहीं भी, चाहे कितने ही 1000 लोग हो, लाखों लोग हों, उनके सामने भी बोलने से कतराएंगे नहीं। और अगर हमने अपने ही घर में बच्चों को शटअप बोल दिया, चुप परेशान मत करे, तो वो पल पल कतराएंगे बोलते हुए कि ये क्या, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाऊंगा, तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, वो डांटने लग जाएगा मुझे, या फिर गलत सोचेगा वो मेरे प्रति। तो पल पल उसके मन में वही भावना रहेगी, हीन भावना आ जाएगी बोलने के प्रति। तो वो बोलने ही छोड़ देगा, चाहे कितने ही वर्ड हो उसके पास में, कितने ही बड़ी वोकेबलरी हो उसके पास में, एक्सपोजर हो। तो बच्चे को, बड़ों को, सबको बोलने की अपॉर्चुनिटी देना, ये बहुत महानता की निशानी है। सबको बोलने का अधिकार देना बहुत महानता की निशानी है। तो वही है कि वो जो अखबार में आता था, मैं देखता था पहले, यार ये लाइन क्यों आती है डेली। वो वाल्टेयर का कथन आता था कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, वो स्वतंत्रता को रखूँगा। तो ये है कि भाई एक महानता है, ये तो बहुत बड़ी महानता है। हम सामने वाले को बोलने का मौका दे रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी महानता है। इससे आप सामने वाले का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और हो सकता है कि उससे कुछ हमें सीखने को मिल जाए, ये भी बढ़ा रहे हैं। तो हमारे संबंध भी मधुर होते हैं,
तो लोगों से, समाज में जितने संबंध मधुर होंगे उतना ही अच्छा समाज होगा हमारा, उतना ही दृढ़, मजबूत और स्वस्थ समाज होगा। तो स्पीकिंग स्किल केवल लैंग्वेज तक ही नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को बोलना मतलब आना, बोलना आना, कम्युनिकेट करना, समझा पाना, रेस्पॉन्स देना, जवाब देना, सुन कर के समझना, जवाब देना, यही केवल स्पीकिंग स्किल नहीं है। स्पीकिंग स्किल दूसरों को मौके देना भी है। हम जो बात बोल रहे हैं उसको हम दूसरों को समझाएंगे, लेकिन हम भी दूसरों की बात को सुने, समझें, उनको महत्व दें, एक्सेप्टेंस दें। चाहे से हम उसकी बात से सहमत नहीं हैं तो हम अपना तर्क दे सकते हैं, भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, इस बात से इस तरीके से होना चाहिए था, देखो ऐसे है। हम कुछ मतलब कुछ दे सकते हैं अपने बात के संदर्भ में कुछ तर्क, लेकिन किसी को रोकना, अब तू मत बोल, अब तू मत बोल, अब एक शब्द भी बोला ना और नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी को बोलने का मौका ज़रूर देना चाहिए। तो चाहे कोई कितना ही कड़वा बोल रहा है, कितना ही मतलब वो बोल रहा है, तो उसको बोलने का मौका ज़रूर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और रोकना चाहिए तो इस तरीके से रोकना चाहिए, अगर कोई गलती गड़बड़ कर रहा है जिससे समाज के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उसको तर्क सही समझा करके उसको हमारा तर्क उसके सामने रखना चाहिए, उसको उसके फ़ायदे और नुकसान बताना चाहिए कि भाई तू कर क्या रहा है, तू ये भाई मत करे ऐसे। तो ये है बोलने की स्किल्स में शामिल है। और अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, विनम्रता से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो सभी पूरी दुनिया अपनी है। और कड़वा बोलेंगे तो सारी दुनिया ही बेगानी है। तो ये तो नियम है, हमसे ही कोई कड़वा बोलेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वहाँ पर तो अविनम्रता से सामने पेश आ जाएंगे, लेकिन आगे से हमारे दिल में सामने वाले के लिए जगह नहीं रहेगी। अगर वो कड़वा बोलता है तो उसे पता नहीं लगने देंगे, लेकिन जगह तो नहीं रहेगी दिल में। और हो सकता है हम थोड़ी स्थितियों को भांप ले और समझ ले कि भाई ये कुछ ही कारणवश ऐसा बोल रहा है, तो ये तो हमारी महानता होगी बहुत बड़ी। तो आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो थी कि किस प्रकार से हम स्पीकिंग का डेवलपमेंट, स्पीकिंग की गहराइयों में जा सकते हैं। पहली बात तो एक्सपोजर मिलना है, दूसरी बात एक्सपोजर की प्रैक्टिस करना है, उसको जितना हम प्रैक्टिस में लाएंगे जो एक्सपोजर मिलेगा। और तीसरी बात है कि भाई मौके मिलना, मौके कुछ मतलब सामने अपन भी देते हैं लोगों को, और हमें कुछ मौके हासिल भी करने होते हैं बोलने के। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला कहेगा हमसे भाई तू बोल, तो जहाँ हमें मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, वहाँ अपनी बात कहनी ही चाहिए। क्योंकि मानव समाज सामाजिक समाज है, तो हम अपनी बात कहेंगे, शेयर करेंगे, कुछ बात अच्छी बताएंगे दूसरे का, जिससे भला हो, किसी को भी फ़ायदा पहुंचता हो, मेरे को या और को। और हो सकता है कि हमारा कुछ बोलने से हमारा भी फ़ायदा होता हो। तो सारी बातें हैं, तो बोलना ज़रूर चाहिए जहाँ मौका मिले। अगर मान लो गलत का विरोध करना पड़े तो विरोध भी करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि सामने वाले को हतोत्साहित कर दें, हम बिल्कुल ही हतोत्साहित कर दें। इस प्रकार से बोलना चाहिए कि सामने वाला अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में लाया जा सके, बातचीत के माहौल में लाया जा सके। अगली बात है, लास्ट बात जो है वो ये है, इंग्लिश स्पोकन को लेकर के आती है कि भाई हम इंडिया में रहते हैं और हमारे देश में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर भी हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आता, मतलब नहीं सीख पाते, बड़े हो जाते हैं बहुत बड़े, तब भी हम
इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में बात करना सीख ही नहीं पाते। चाहे से इंग्लिश में किताबें पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी, कुछ लिखना हो तो लिख लेंगे समझ करके, लेकिन बोलने में तो बड़ी परेशानी होगी। समझ और सुनने में भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे, सार को थोड़े बहुत सेंस समझ लेंगे, लेकिन बोलने में बड़ी परेशानी है। बोलने में मुंह से वर्ड ही नहीं निकलते इंग्लिश के यार। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा जो तरीका है इंग्लिश सीखने का, वो नेचुरल तरीका नहीं है। जैसा हमने शुरू में बात करी थी शुरुआत में, कि जो नेचुरल तरीका है किसी भी लैंग्वेज को ग्रैब करने का, वो है कि एक्सपोजर को पकड़ना, उसको उसके जो बोली जा रही है वो लैंग्वेज, उसको सुनना ज़्यादा से ज़्यादा, और सुन करके उसमें से सेंस निकालना, एक्सपोजर पकड़ना, और एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को पकड़ना और उसकी प्रैक्टिस करना, बोलना। तो वो तो हो ही नहीं रहा। अब वो परेशानी ये है कि हम इंग्लिश को हिंदी करके सीखते हैं, हिंदी करके समझ रहे हैं। तो हम अपने बच्चे से बोलेंगे, भाई बेटा टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट, तो बच्चा नहीं समझेगा। टेक ले ओ दिस, यह ग्लास ऑफ वाटर, पानी का, तो हम इस प्रकार से समझाएंगे। तो और किताबें पढ़ेंगे हम शुरू से, टेक्स्ट बुक जो पढ़ेंगे उसको दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। हाँ सही है, अब समझ में आ गया। तो ट्रांसलेट करने में पहले तो सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमसे कुछ बात कर रहा है इंग्लिश में, तो पहले तो हम उसकी बात को ट्रांसलेट करके, हमारा माइंड की ऐसी ही हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है कि हम हर चीज़ को, इंग्लिश की हर एक बात को ट्रांसलेट करते हैं पहले माइंड में, फिर समझते हैं हिंदी में समझते हैं, हिंदी में फिर उसका रिप्लाई सोचते हैं, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम क्या जवाब दूँ, फिर धीरे धीरे उसका जवाब देते हैं। तो वो फ्लुएंसी जो बननी चाहिए, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, उस प्रकार की फ्लुएंसी बननी चाहिए, वैसी फ्लुएंसी इंग्लिश में बन ही नहीं पाती। तो वो फ्लुएंसी अगर हमें हमारे अंदर या बच्चों में डेवलप करनी है, तो हमें उसी प्रकार का एनवायरनमेंट देना होगा इंग्लिश एक्सपोजर का, इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपोजर्स का, कि भाई वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझे। They learn English in the English language. They think in English, and everything they grab directly catch in English and get the sense in English directly. They don't need to translate in Hindi first and then understand. They don't need to translate, understand in English and find the answer in Hindi, and after that translate in English. So only they need, शुरुआत में टाइम तो लगता है भाई, क्योंकि बच्चा शुरू में जब सीखता है, मदर टंग भी सीखता है, तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसके सामने पूरी तरह से संपूर्ण रूप में भाषा बोली जा रही है हिंदी, ऐसा थोड़ी है कि भाई उसको यूँ कहेंगे भाई ऐसे सॉरी कम्युनिकेट करना ही वो है। तो मेन चीज़ यही है कि भाई हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके नहीं समझें। ये बहुत बड़ा बैरियर है हमारे लिए कि हम आगे बड़े हो जाते हैं और फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो बैरियर ऐसा सामने आता है कि हम इंग्लिश चाहकर भी सीख नहीं पाते हैं। इतना बाधा आती है इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश को बोलना सीखने में, इंग्लिश स्पोकन में। तो वो बैरियर, वो बाधा हमारे सामने नहीं आए, हमारे बच्चों के सामने नहीं आए। तो इसके लिए हमें यही प्रयास करना होगा कि इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करके बच्चों को नहीं समझाएं, ट्रांसलेशन को स्टॉप करना होगा हमें। एक्शन के थ्रू थोड़ा सा इंग्लिश बोलते हुए हम एक्शन करके समझा सकते हैं।
कभी कभी ज़रूरत पड़े तो हल्का फुल्का ट्रांसलेशन, मतलब थोड़ा बहुत हिंदी शब्दों का यूज कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा ही ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमने पूरे ही सारे सेंटेंस को हिंदी अनुवाद करके बताना प्रारंभ कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा मतलब लोचा हो जाएगा बच्चों के साथ में, बच्चों के जीवन के साथ में, कि वो कभी भी फ्लुएंट नहीं बन पाएंगे। जैसा मैं आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ वो इंग्लिश में कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि होल लैंग्वेज के रूप में हमें एक्सपोजर लेने होंगे। इंग्लिश में ही हम न्यूज़ सुने टोटल, इंग्लिश में इंग्लिश के कई सॉन्ग्स सुने, पोएम्स सुने, स्टोरीज सुने इंग्लिश की, और उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, ट्रांसलेट नहीं करें। बच्चों की आदत ऐसा नहीं डालें कि वो ट्रांसलेट करें। तो काफ़ी हद तक वो एक ना एक दिन इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंसी डेवलप कर ही लेंगे। अदरवाइज़ ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो दोस्तों, स्पीकिंग तो वह कला है कि जिसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना मतलब भारत का डंका बजा दिया कि नहीं, भारत के लोग भी कम नहीं हैं, इंडिया के लोग भी कम नहीं हैं। तो स्पीकिंग तो वो पावर है, बोलने की कला, वो जब ही आएगी जब हम स्वतंत्र होकर के बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे। अगर किसी की बंदिश में बोलेंगे, प्रेशर में बोलेंगे, तो हमारे अंदर वो कला नहीं आ पाएगी। चाहे अपनी मदर टंग में समझाने की कला हो, बोलने की कला हो। कहीं बोलते ना, बोला ये तो कान काट के लाता है, बिजनेस का तो बादशाह है ये, इसको तो बोलने की कला है। तो वो बोलने की कला वही है कि भाई हमारा मकसद अच्छा होना चाहिए, मकसद किसी को दबाने का नहीं होना चाहिए, ये भी हमें समझना होगा। और बच्चों को हमारे आसपास, हम अगर टीचर हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को बोलने के अधिक से अधिक मौके देना चाहिए और उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अपनी बात को कहने में रोक देंगे तो वो हमेशा रुक जाएंगे या फिर थोड़ा ये उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, हम मेरी टीचर्स हो या पेरेंट्स हो या पड़ोसी हो या समाज के लोग हों, गांव के लोग हों, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कभी भी बोलने से प्लीज़ मत रोकिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले सप्ताह, अगले संडे को, अगले नए स्किल्स के साथ में, लैंग्वेज स्किल्स के साथ में, जो है रीडिंग स्किल्स, उसके साथ में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर मत भूलना। सब लोग तो शुरुआत में बोल देते हैं, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। पता नहीं आप लोग यहाँ तक आगे तक देख पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास में ये मतलब वीडियो जा सके। जितना सब्सक्राइब होता है तो उतना ही बढ़ता है मामला, मतलब लोगों के पास ज़्यादा जाता है, फैलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर respectness to the listening the things. Thank you very much again. Thank you.